अरे जिंदगी का बर्बाद कर दी जिंदगी, अब क्या बचा है। तो अब 76 रुपए 53 पैसे है, सारा पेट्रोल ही ले जाएगा तो करेंगे कैसे, गुजारा कैसे होगा। इतना महंगाई है, उसमें भी पेट्रोल का रेट इतना हाईएस्ट आ रहा है, तो कम तो होना ही चाहिए। सरकार इस पे कुछ सोच नहीं रही है, जनता परेशान है। हम लोग को तकलीफ इतना हो रहा है ना, पूछो मत। इतना महंगा होता जा रहा है, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, किसी और चीज़ में बढ़ाए। पेट्रोल तो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सस्ता था तो 100 रुपये में पूरा 2-3 दिन निकालते थे, अब 100 रुपये में 2 दिन भी निकालना मुश्किल होता है। चिंता की बात है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं बताओ ना आप। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। बाजार के हवाले की गई पेट्रोल की कीमत हर दिन ऐसे बढ़ती जा रही है कि आम आदमी का सब्र का बांध टूट रहा है और सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि आप तो कहते थे बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का वार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार में पेट्रोल 100 को छूने को बेताब नजर आ रहा है। जब तक 19 दिन चुनाव नहीं हो जाते, कर्नाटक के पेट्रोल की कीमतें स्थिर रहती हैं और चुनाव के नतीजे आते के साथ ही पेट्रोल में एक बार फिर से आग लग जाती है। क्या कुछ कहा जा रहा है सफाई में सरकार की ओर से, जरा सुनिए आप। टैक्स कमीना दरकार भारत सरकार को हो कि राज्य सरकार को हो, ये विषय किसी विचार विमर्श आरंभ। दरअसल पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूली को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के पाले में गेंद डालती रही है। राज्यों के बहाने से ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में भी नहीं लाया गया, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो आप समझ जाएंगे कि दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 19 रुपए 48 पैसे की एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, जबकि दिल्ली सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 16 रुपए 28 पैसे का वैट वसूलती है, यानी केंद्र की वसूली ज्यादा है। इस लिहाज से केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर राज्य के मुकाबले 3 रुपए 20 पैसे ज्यादा दिल्ली में ही टैक्स वसूल रही है। लेकिन महंगे पेट्रोल डीजल से आम आदमी को राहत दिलाने की बात आती है तो केंद्र सरकार कहती है कि राज्य ही अपना टैक्स कम करे। आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं जो हैरान करने वाला है कि कैसे केंद्र सरकार ने 4 साल के अंदर एक्साइज ड्यूटी में 2 गुने से 3 गुने तक की बढ़ोतरी कर दी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 को केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे का एक्साइज टैक्स लेती थी, जो अब बढ़कर 1 लीटर पेट्रोल पर 19 रुपए 48 पैसे हो गया, और ये सब कुछ हुआ है मोदी सरकार में। इसी तरह से 1 अप्रैल 2014 को 1 लीटर डीजल पर केंद्र सरकार 3 रुपए 56 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो अब 1 लीटर पर 15 रुपए 33 पैसे यानी तकरीबन 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जमकर वसूली कर रही हैं। सियासत बस टैक्स वसूली तक नहीं है, आपको हम एक और आंकड़ा दिखाते हैं ताकि आपको तेल का ये पूरा खेल समझ में आए, जिससे जाहिर हो जाएगा कि कैसे केंद्र सरकार से जब तेल की महंगाई का सवाल पूछा जाता है तो बाजार पर ठीकरा फोड़ देती है, लेकिन जब सियासी फायदे की बात आती है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने रुक जाते हैं। यानी कि पेट्रोल कंपनियां तब तक स्वतंत्र होती हैं जब तक कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव के वक्त पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं उनकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता तेल लेने चली जाती है। मसलन कर्नाटक में 12 मई को चुनाव था, उससे पहले 24 से 30 अप्रैल के हफ्ते में तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भले ही कीमतों में आग लगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव है भाई हिंदुस्तान में। 1 से 7 मई के दूसरे हफ्ते में भी तेल के दाम नहीं बढ़े। चुनाव गुजरने के बाद 8 से 14 मई का जो हफ्ता था, तीसरे हफ्ते में पेट्रोल के दाम में 17 पैसे की बढ़ोतरी हो गई, और फिर नतीजों के बाद 15 से 21 मई के चौथे हफ्ते में पेट्रोल के दाम 1 रुपए 77 पैसे तक बढ़ चुके हैं। मतलब साफ है कि महज 8 दिन में पेट्रोल के दाम में करीब 2 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। जाहिर है तेल के दाम में बढ़ोतरी का ये चुनावी कनेक्शन अब बहुत हो गया नेताजी, जनता भी बखूबी समझने लग गई है, और इसीलिए जनता कुछ सवाल पूछ रही है। न्यूज नेशन जनता की आवाज आपके सामने रख रहा है। जरा बताएं कि क्या केंद्र के इशारे पर बढ़ते घटते हैं तेल के दाम? केंद्र सरकार ने 3 गुना तक एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ा दी? 4 साल पहले यही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो 2014 के चुनाव जीतने के पहले से लेकर पीएम बनने तक पेट्रोल डीजल के दामों को मुद्दा बनाया करते थे। 4 साल पहले ये वही पीएम मोदी थे जिन्होंने खुद को नसीब वाला बताकर सस्ते पेट्रोल और डीजल का दावा किया था, लेकिन अब नसीब वाले पीएम के देश में जनता महंगे तेल की बदनसीबी झेल रही है। देश की जनता सवाल पूछ रही है कि किस बीजेपी शासित राज्यों में आप कम नहीं करते आप वैट? आप उदाहरण दीजिए, कांग्रेस की सरकारों को भी, कांग्रेस शासित राज्यों को भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। सस्ते कच्चे तेल के दौर में जनता को राहत क्यों नहीं मिलती? अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से ही रेगुलेट होना है, सब कुछ स्वतंत्र है, तो फिर जब तेल सस्ता हो रहा था तब भी दाम क्यों बढ़ रहे थे? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। आज का दूसरा अहम मुद्दा है सीजफायर का उल्लंघन। रमजान के महीने में पाकिस्तान ने अपना पापी चेहरा एक बार फिर दिखा दिया। हिंदुस्तान ने तो कहा कि भाई ठीक है, रमजान का महीना है,
हम आपको शांति देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के इलाके में लगातार गोलीबारी हो रही है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई ताजा गोलीबारी में एक SPO समेत 6 लोग जख्मी हो गए हैं। यानी सिविलियन हो या फिर सुरक्षा बल, सबको टारगेट किया जा रहा है, वो भी रमजान के पाक महीने में। सरहद के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान गोले बरसा रहा है। अरनिया में रिहायशी बस्तियों पर पाकिस्तान के ग्रेनेड गिर रहे हैं। पुलिस थाने पर पाकिस्तान मोर्टार दाग रहा है। रमजान के महीने में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने सरहद पर गोलीबारी तेज कर दी है। 3 बॉर्डर आउटपोस्ट पर पाकिस्तान के रेंजर्स लगातार फायरिंग कर रहे हैं। थाने पर गिरा ग्रेनेड। पाकिस्तान ने जो अरनिया का सेक्टर पड़ता है वहां पर यहां पे फायरिंग शुरू कर दी है और आज जो पाकिस्तान ने सुबह फायरिंग की है उसका मोर्टार जो है वो यहां पर अरनिया पुलिस स्टेशन में आकर यहां पे गिरा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मोर्टार ने यहां पर नुकसान पहुंचाया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बाइक के परकच्छे जो है वो यहां पर इस मोर्टार से यहां पर उड़ गए हैं और अब वो यहां पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको अपना निशाना यहां पे बना रहा है। देख सकते हैं कि ये पेड़ पर ये जो निशान पड़े हुए हैं ये छर्रे से ही पड़े हुए निशान है और यहाँ पर किस तरह की तबाही जो है वो मचाई है इन छर्रों ने, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। खतरा तो बहुत ज्यादा है, पहले तो हुआ करती थी, रात को हुआ करती थी, अब तो दिन को हो रही है। यहाँ पे संतरी भी हैं क्या? एक आपके जो यहाँ पे थे वो घायल भी हुए हैं क्या? हाँ, 2 हमारे आदमी जो घायल हुए हैं। मकान पर गिरा गोला। ये पूरा इलाका जो आप ये देख रहे हैं ये अरनिया का इलाका है और आप देख सकते हैं ये एक शेल जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये गनीमत रही है कि फटा नहीं है और लोगों को यहाँ पर नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की फायरिंग को देखते हुए सरहद के आसपास सांबा और कठुआ में 150 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पिछले 1 हफ्ते में पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की ओर से हुई फायरिंग में BSF के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 लोगों की जान चली गई है और 18 लोग जख्मी हो चुके हैं। घर छोड़ने को मजबूर लोग। जिस तरीके से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है उसके बाद यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू हो गया है। पूरी रात तो हम सोए नहीं है, पूरी रात फायरिंग चलती रही है, इतनी बुरी हालत है। BSF यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर रही है लेकिन लोगों को अब यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है ताकि इन लोगों की जान जो है वो बचाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, अरनिया, जम्मू। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की। रूस के सोची शहर में PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात चल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें PM मोदी का राष्ट्रपति पुतिन ने बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाए, एक दूसरे के गले लगे। इसके बाद PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन सोची शहर में नदी किनारे टहलते नजर आए। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान PM मोदी और पुतिन के बीच कई अहम बातचीत हुई। 1 दिन में करीब 4 से 6 घंटे चलने वाली इस मुलाकात में ईरान परमाणु डील, चीन और पाकिस्तान के अलावा भारत रूस के रिश्तों को नए आधार और आयाम पर ले जाने पर बातचीत हो सकती है। क्या रहा होगा इस बातचीत का संभावित एजेंडा, देखिए इस रिपोर्ट में। अप्रैल में PM मोदी अचानक चीन के दौरे पर गए और अब महीने भर के अंदर अचानक ही रूस के दौरे पर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान के पड़ोस में PM मोदी के इन दौरों से एशिया में नई तिकड़ी की सुखबुकाहट दिखने लगी है। माना जा रहा है कि अब एशिया में भारत, चीन और रूस की नई तिकड़ी का समीकरण बन रहा है, जिसमें फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन और जिनपिंग ने भारत के साथ नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत की है। PM मोदी के अनौपचारिक दौरों को लेकर जानकारों का मानना है कि इससे शीर्ष स्तर पर द्विपक्षीय मसलों को लेकर बातचीत हो रही है। ईरान परमाणु डील तोड़ने के बाद अमेरिका ने भारत की S-400 की रक्षा खरीद पर रोक लगा दी है। भारत के लिए ये अहम मुद्दा है, जबकि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले ये मुलाकात और भी अहम है। इसके अलावा अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद भी भारत के एजेंडे में शामिल हैं। खासकर आतंकवाद का मसला भारत और रूस दोनों के लिए काफी अहम है। Apart from India being a victim of terrorism for so many years and decades, Russia also has been a victim. And Russia is very concerned about the spread of terrorism within its own country, from Syria, from other neighbors. So this is an area of great importance to both of us. PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार रूस जा चुके हैं, लेकिन इस बार के दौरे को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पाकिस्तान पर भी दबाव पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब खबर चालबाज चीन की। क्या एक बार फिर हिंदुस्तान को धोखा देने की कोशिश कर रहा है चीन? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीन ने बड़ी खुदाई शुरू कर दी है। चीन का दावा है कि उसके इलाके में सोना और चांदी के अकूत भंडार का पता चला है, और वो भी इत्तेफाक देखिए, खूबसूरत इत्तेफाक देखिए कि अरुणाचल डिस्प्यूटेड लैंड के पास ही उसे यकूत भंडार अचानक पता चलता है, और उसी की तलाश में चीन ने यह खुदाई शुरू की है, ऐसा चीन दावा कर रहा है। चीन की यह खदान अरुणाचल की सीमा के बिल्कुल करीब है, जहां सोने की खदान के नाम पर चीन खुदाई कर रहा है। चीन का दावा है कि इस इलाके में 4 लाख करोड़ की कीमत के सोने चांदी के भंडार हैं। चीन अपने जिस लुंच काउंटी नाम के इलाके में खदान बना रहा है, चीन का ये लुंच काउंटी इलाका अरुणाचल प्रदेश की सीमा से 223 किलोमीटर दूर है, और शक शुबा ये भी है कि चीन वहां पर इस खदान की खुदाई के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करेगा और हिंदुस्तान के लिए खतरा पैदा करेगा। आगे बढ़े उससे पहले दुनिया की हलचल पर एक नजर वर्ल्ड व्यू में। समंदर के अंदर धमाके की तस्वीर हैरान करने वाली है, लेकिन ये कोई ज़लज़ला या ज्वालामुखी नहीं, बल्कि रॉयल नेवी का समंदर के अंदर हमला है, जिसके जरिए उसने सेसेक्विट के तट पर मौजूद विस्फोटकों को नष्ट किया। तुर्की के एक टूरिस्ट विमान में इमरजेंसी लैंडिंग से अफरा तफरी मच गई। विमान को महज 5 मिनट में 30,000 फीट नीचे आना पड़ा, जिसके चलते जो जहां था वहीं सन्न रह गया। कई लोगों को तो मास्क तक लगाना पड़ गया। बताया जा रहा है कि केबिन प्रेशर के अचानक गिरने से पायलट को प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक बाइक हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही एक बाइक अचानक एक कार से टकरा गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में बाइक सवार को ज्यादा चोट नहीं आई। बाइक के आगे चल रही कार में लगे कैमरे ने हादसे की तस्वीरों को कैद कर लिया, और देखते ही देखते बाइक एक्सीडेंट की ये तस्वीरें वायरल हो गईं। और अब आपको दिखाते हैं द बर्निंग ट्रेन। नई दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही एपी एक्सप्रेस की 2 बोगियां आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह हादसा कितना बड़ा था, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रेन की बोगी पूरी तरह आग की ज्वाला में घिरी हुई दिख रही थी। दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग बुरी तरह भड़क गई थी। आसमान में काले धुएं का गुबार दिख रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ग्वालियर के पास एपी एक्सप्रेस की बोगियों में आग लग गई। एक बोगी पूरी तरह खाक हो चुकी है और दूसरी बोगी पर अभी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग की लपटें आप देखिए, पूरे शहर में इसका धुआं उठ के ऊपर जा चुका है, और जो ट्रेन थी, जो रेल मार्ग था, वो पूरी तरह बाधित हो गया है। पिछले 2 घंटे से पूरा रेल मार्ग यानी मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई से जाने वाला ग्वालियर होकर ज़्यादातर ट्रेनें जाती हैं, उनको यहाँ रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने सबसे पहले गेट के पास धुआं देखा और कोच अटेंडेंट को आगाह किया। फौरन ट्रेन को रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन उनका सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। हम लोग जैसे धुआं हुआ, हम लोग बाहर निकल के भाग गए सब। कैसे निकले आप लोग? पैदल ही निकले, अपने आप ही अनाउंसमेंट हुआ अंदर ट्रेन में। अच्छा, आपका सामान वगैरह जो था? सामान अंदर ही है, जल गया पूरा? हाँ, वो अंदर पूरा जल गया। सवारी कोई नहीं, सामान जरूर जल गया है, कंबल अम्बल और पूरा सामान जल चुका है। किसी के जूते, बैग, सारा सामान जल चुका है, और नीचे की सीटें जहाँ तक क्लियर है। आग ऊपर से लगे होने की वो लग रही है, ऊपर की सीटें पूरी जल चुकी हैं। अच्छा, कितने पैसेंजर थे B6, B7 में दोनों में? करीब 141 पैसेंजर्स। फुल थे सारे कोच पूरे फुल थे। यात्रियों को ट्रेन से निकाला ही गया था कि ट्रेन में आग तेजी से भड़क चुकी थी। ग्वालियर जिला प्रशासन की ओर से दमकल की गाड़ियां आती तब तक 2 बोगियां जलकर खाक हो चुकी थी। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है कि एसी कोच है, उसमें एसी में जो है कोई स्पार्क की बात बताई जा रही है, लेकिन डिटेल जांच के बाद ही बात सामने आएगी। ट्रेन में लगी आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसकी चपेट में 4 कोच आ गए थे, जिसके बाद रेलवे कर्मियों ने ट्रेन का बाकी का हिस्सा अलग कर दिया। विनोद शर्मा, न्यूज नेशन, ग्वालियर। और अगली खबर हम लेंगे बिहार से, जहां पर वो तस्वीरें आ रही हैं जो नीतीश सरकार पर सवाल उठाती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो यकीनन किसी की भी रूह कपा दें। 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों वीडियो में लड़कों का गुट न सिर्फ लड़कियों से छेड़खानी कर रहा है, बल्कि उनके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बिहार में। बिहार में लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार की 2 तस्वीरें देखिए। इन दोनों ही तस्वीरों में लड़कों का एक झुंड है जो लड़की को पकड़कर उसका वीडियो बनाना चाहता है, उसके कपड़े उतारना चाहता है और लड़कियों के साथ मौजूद लड़कों की पिटाई करना चाहता है। बताया जा रहा है कि वीडियो गया जिले के वजीरगंज इलाके में बनाया गया है। पहले आप 17 मई का वीडियो देखिए।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन लड़कों के झुंड से बचने के लिए लड़की किस तरह से चीख रही है, चिल्ला रही है। छोड़ दे भैया। लड़की के साथ आए लड़का इन दरिंदों के सामने कस्में खा खा कर सफाई देने की कोशिश कर रहा है। गलत काम नहीं किया भैया, गलत काम नहीं किया, कसम से कह रहे हैं। अब 18 मई का ये वीडियो भी देख लीजिए, जहां ये दरिंदे लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लड़के इस लड़की को घेर कर खड़े रहते हैं तो दूसरी ओर एक बुजुर्ग सा दिख रहा शख्स इस लड़की के दोस्त की लातों से पिटाई कर रहा है। इन्हीं में से कोई लड़का यह भी कहते सुना जा सकता है कि अब तो इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इन दोनों वीडियो के वायरल होने के बाद गया के एसएसपी ने जांच शुरू कर दी है और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस के द्वारा इमीडिएट इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 6 लोगों पे एफआईआर हुई, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। दूसरी जो वायरल हुआ है इंसिडेंट, उसमें अभी आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। जैसी वो कार्रवाई हो जाती है उसमें भी एफआईआर करके और अभियुक्तों के खिलाफ बहुत मजबूत कार्रवाई की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब बिहार में इस तरह की मोरल पुलिसिंग के बहाने लड़कियों से दरिंदगी की गई हो। इससे पहले जहानाबाद से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। टीम न्यूज़ नेशन। और बात करते हैं दलितों पर हो रहे अत्याचार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहें कि वो अपनी सरकार में दलितों को साथ लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके गृहनगर से जो तस्वीरें आती हैं वो सवाल उठाती हैं समाज की सोच पर और दलित कितने सुरक्षित हैं इस बात को लेकर। दरअसल राजकोट में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी जाती है। तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। राजकोट के शॉपर इंडस्ट्रियल इलाके की तस्वीर बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक शख्स को रस्सियों से बांधकर जबरदस्ती पीटा जा रहा है। आरोप है कि मुकेश सावजी नाम का कूड़ा चुनने वाला ये शख्स राधड़िया इलाके में कूड़ा चुन रहा था कि तब उन्हें हमलावरों ने पकड़ लिया। मुकेश के साथ उसकी पत्नी भी थी। आरोप है कि हमलावरों ने मुकेश को इतना पीटा कि राजकोट सिविल अस्पताल में अंततः उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी फैक्ट्री मालिक समेत 5 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि गुजरात में एक दलित की पीट कर हत्या करने के मामले को लेकर विपक्षी दल क्या आरोप लगा रहे हैं। जो 5 लोग जुड़े हुए थे उनमें से 4 लोगों को 302 के तहत गिरफ्तार किया है और 5वां है जिनकी आयु कम होने के वजह से अभी हमने उनकी पूछपरछ की है। ये सारी घटनाएं पूरे देश में दलितों के खिलाफ इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी, भाजपा और आरएसएस की जो मानसिकता है वही दलित, आदिवासी, ओबीसी के खिलाफ की है। इस अत्याचार को खत्म करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। जिन्होंने हमले किए हैं, अत्याचार किए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, कठोर सजा होनी चाहिए। और पिछले 4 सालों की बात करें तो दलितों के उत्पीड़न को लेकर विरोधी दल लगातार केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं। आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। तथ्य है कि देश में औसतन हर 15 मिनट में एक दलित उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। और अगर बीजेपी शासित राज्यों की मुख्य तौर से बात करें तो बीजेपी राज्य में दलित उत्पीड़न 2014 में मध्य प्रदेश में दलित उत्पीड़न के 3,294 मामले सामने आए, जिनकी संख्या 2015 में बढ़कर 3,546 और 2016 में 4,922 तक जा पहुंची। राजस्थान में 2014 में दलित उत्पीड़न के 6,735 मामले, 2015 में 5,911 और 16 में 5,136 मामले आए। गुजरात में साल 2014 में 1,094 मामले आए, 2015 में 1,010 मामले आए और 2016 में ये बढ़कर 1,322 मामले हो गए हैं। बिहार में 2016 में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के 5,701 मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2016 में अनुसूचित जाति पर हमले के मामले में यूपी शीर्ष पर रहा। यूपी में ऐसे 10,426 मामले दर्ज किए गए। आगे बढ़े उससे पहले क्राइम की खबरें फटाफट अंदाज में। क्राइम व्यू। हरिद्वार में दिन दहाड़े चोरों ने एक घर से लाखों के गहने साफ कर दिए। दोपहर में परिवार घर से बाहर गया था, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। लखनऊ के नजीराबाद में स्टैंड की जगह को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी हुई और लाठियां भी चली। इस झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भी कुत्तों का आतंक। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में कुत्तों ने करीब दर्जन भर बकरियों को मार डाला, जबकि एक बच्चे पर भी किया हमला। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर, जिसमें 15,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्रेटर नोएडा में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के साथ एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हो गया था शार्प शूटर।
भोपाल में पुलिस ने किया हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। छापेमारी के दौरान 7 लड़कियों समेत कई लड़के गिरफ्तार किए गए। आइए अब आपको दिखाते हैं खेल के मैदान की हलचल। स्पोर्ट्स व्यू। धोनी की बेटी का दिखा क्यूट अंदाज। सीएसके की जीत के बाद जीवा ने मनाया जश्न। मैदान पर पापा धोनी संग की जीवा ने जमकर मस्ती। मुंबई की हार के बाद जश्न में डूबे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी। सेलिब्रेट करते हुए राजस्थान के खिलाड़ियों का वीडियो हो रहा है वायरल। मुंबई की हार से राजस्थान को मिला है प्लेऑफ का टिकट। मुंबई की हार से सिर्फ राजस्थान के खिलाड़ी ही खुश नजर नहीं आए, बल्कि किंग्स 11 पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा ने भी खुशी का इजहार किया। प्रीति का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुंबई की हार पर खुशी जताती हुई नजर आ रही हैं। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। स्पेनिश लीग में 5 बार गोल्डन शू जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं मेसी। मेसी ने इस सीजन 34 गोल दागे। और अब देखते हैं बॉलीवुड की हर खबर सिनेमा व्यू। श्रीदेवी के एक फैन ने बोनी कपूर को सरप्राइज दिया। इस सरप्राइज में पुणे की रहने वाली टोनू सुजातिया ने अपनी पूरी कार पर श्रीदेवी की तस्वीरें प्लास्टर करवा दी हैं। सोनू निगम कोरियोग्राफर फराह खान के पैर में लगी चोट का हालचाल लेने उनके घर पहुंचे और गाया फराह के लिए दोस्ती से जुड़ा एक इमोशनल सॉन्ग। दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। नेहा धूपिया ने शादी के बाद पहली बार एक फेमस मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट करवाया है। कवर पेज पर दिखा नेहा का दिलकश अंदाज। वीरे दी वेडिंग का नया गाना लाज शर्म रिलीज कर दिया गया है। गाने में करीना जबरदस्ती अपनी शादी की शॉपिंग करते हुए नजर आ रही हैं। सबकी बजेगी ला 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 लिपस्टिक लाके मैं तो चलना है शॉर्ट स्कर्ट पाके मैं तो नचना है क्लब विच आके। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।